हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के बारे में। एल्केन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और इस कैटेगरी में हम 4 रिएक्शन पढ़ेंगे। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले हेलोजिनेशन, फिर पढ़ेंगे नाइट्रेशन, थर्ड नंबर पर सल्फोनेशन, फोर्थ नंबर पर क्लोरोसल्फोनेशन। ये तो एक कैटेगरी की रिएक्शन होगी। फिर 5वीं रिएक्शन हम पढ़ेंगे एरोमेटाइजेशन, 6th रिएक्शन हम पढ़ेंगे आइसोमराइजेशन, 7th रिएक्शन हम पढ़ेंगे इंसर्शन, 8th रिएक्शन हम पढ़ेंगे पायरोलाइसिस या क्रैकिंग, 9th रिएक्शन हम पढ़ेंगे इसकी स्टीम के साथ रिएक्शन होती है, और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन को भी पढ़ेंगे, जिसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है कि कंप्लीट ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, और कंट्रोल्ड वे में अगर हम एल्केन को ऑक्सीडाइज करें तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। कंट्रोल्ड वे से हमारा मतलब ये है कि कौन सा एजेंट लेने पर पर्टिकुलरली कौन से प्रोडक्ट आपके बनने वाले हैं। एक बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एल्केन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम पहली कैटेगरी की फर्स्ट रिएक्शन को लेकर चलते हैं, दैट इज हेलोजिनेशन। अगर मैं मीथेन का हेलोजिनेशन डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में या यूवी लाइट की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर लेना आपको 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं इन कंडीशंस में एल्केन का या मीथेन का हेलोजिनेशन करवाता हूं तो मुझे फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट बनता है CH3X एंड HX। आप देख पा रहे हैं इस रिएक्शन में मीथेन की H की रिप्लेसमेंट मैंने हेलोजन से कर दी, तो मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। ये रिएक्शन एक चेन रिएक्शन होती है, यानी कि अगर मैंने इस रिएक्शन में एक्सेस अमाउंट ऑफ हेलोजन लिए, तो एक एक करके मीथेन के चारों हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप तो CH3X बन गया, और निकलने वाले HX को मैं एक बार यहाँ शो कर देता हूँ। एक बार और X2 रिएक्ट करेगा, HX बाहर निकलेगा। अब इस मीथेन के साथ 2 हेलोजन लग जाएंगे। अगर मैं एक और मोल से रिएक्शन करता हूं X2, HX बाहर निकलेगा और 3 हेलोजन लग जाएंगे। एंड फाइनली जब मैं इसकी चौथे मोल से रिएक्शन करूंगा, HX बाहर निकल जाएगा और हमारे पास इसका टेट्रा हेलो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हेलोजन की एक्सेस ली जाए तो फाइनली रिएक्शन को अगर मैं एक ही स्टेप में लिखूं चारों को, तो हम लिखते हैं 4X2, चारों के चारों H हेलोजन से रिप्लेस कर दीजिए, CX4 प्लस 4HX की फॉर्मेशन हो जाती है। आपको यूवी लाइट या डिफ्यूज सनलाइट लेनी होती है इस रिएक्शन में। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन में मीथेन की एक्सेस लेते हैं, बच्चों ये तो किसकी एक्सेस ली है मैंने, हेलोजन की। इसी रिएक्शन में अगर आप मीथेन की एक्सेस लेते हैं तो फिर ये रिएक्शन फर्स्ट स्टेप तक ही चलती खाली, और केवल एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होने से हमारे पास में मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ही बन जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले तो ये याद रखनी है कि अगर मीथेन के साथ हेलोजन की रिएक्शन करवा रहा है तो हम देखेंगे कि हेलोजन की एक्सेस ली है या मीथेन की एक्सेस ली है। अगर मीथेन की एक्सेस लेगा तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव बनेगा, और अगर हेलोजन की एक्सेस लेता है तो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव की फॉर्मेशन होती है। आइए देखते हैं इस रिएक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती। तो सबसे पहले अगर मैं आपको हेलोजन्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताऊं इस रिएक्शन के लिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन्स, अगर मैं आपको इस रिएक्शन में हेलोजन्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताऊं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होती है, आयोडीन होती है।
फ्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन जनरली स्टडी नहीं की जाती क्योंकि रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है बच्चों। तो जब भी हमें फ्लोरीनेशन करना होता है तो बड़े कंट्रोल्ड मैनर में हमें इसको करना होता है। जैसे आप फ्लोरीन को नाइट्रोजन के साथ में या फ्लोरीन को किसी नोबल गैस के साथ में रिएक्ट करवा सकते हैं, और इसमें भी टेम्परेचर बहुत कम रखना पड़ता है, -70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और ये रिएक्शंस डार्क में भी प्रोसीड कर जाती हैं। ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को करने के लिए हमें किसी सनलाइट की जरूरत नहीं होती, तो फ्लोरीनेशन डार्क में भी प्रोसीड कर सकता है। जहां तक इसके क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का सवाल है, सबसे ज्यादा अगर हैलोजिनेशन किया जाता है तो या तो वो क्लोरीनेशन की फॉर्म में किया जाता है या वो ब्रोमिनेशन की फॉर्म में किया जाता है, क्योंकि आयोडोनेशन जो है वो एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन होती है। तो हम ना तो आयोडोनेशन करते ना फ्लोरीनेशन करते। तो हैलोजिनेशन में जो हम स्टडी करते हैं रिएक्शन, या तो हम क्लोरीनेशन करेंगे या हम ब्रोमिनेशन करेंगे। तो पहले मैं बात करता हूं क्लोरीनेशन की। अगर मैं एल्केन का क्लोरीनेशन करता हूं तो इस रिएक्शन में, या इस पूरी रिएक्शन की बात करूं अगर, तो एल्केन का भी एक रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। एल्केन का भी एक रिएक्टिविटी ऑर्डर में पढ़ना है। आप जानते हो कि जिन रिएक्शंस में फ्री रेडिकल पार्टिसिपेट करते हैं उन सभी रिएक्शंस में हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी होती है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है। उसके बाद 2 डिग्री हाइड्रोजन, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होते हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर आपके पास अलग अलग एल्केन्स है तो एल्केन अगर ब्रांच है तो उसका हैलोजिनेशन फास्ट होगा, और अगर वो अनब्रांच है तो उसका हैलोजिनेशन क्या होगा? स्लो होगा। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में, कि ये रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, कौन सा स्टेप इसका आरडीएस होता है, और किस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हम करेंगे। आइए इसकी मैकेनिज्म को स्टडी करें। हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम 3 स्टेप में पढ़ते हैं। पहले स्टेप को बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज चेन इनिशिएशन स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज चेन इनिशिएशन स्टेप। इस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अगर मैं क्लोरीनेशन की बात करूं तो क्लोरीन मॉलिक्यूल यूवी लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाएंगे। ये देखिए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? होमोलाइसिस। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? होमोलाइसिस, और होमोलाइज होने के बाद में ये 2 क्लोरीन रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 क्लोरीन रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेकेंड स्टेप होता है इसका चेन प्रोपागेशन स्टेप। सेकेंड स्टेप इज चेन प्रोपागेशन स्टेप। इस स्टेप का जो रिपीटिशन होता है वो सबसे ज्यादा बार होता है बच्चों। तो अगर हम कहें कि किस स्टेप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, कौन सा स्टेप सबसे ज्यादा बार होता है, तो उस स्टेप को बोलते हैं हम चेन प्रोपागेशन स्टेप। इस स्टेप की खासियत ये है कि एक पर्टिकुलर रेडिकल किसी मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर नया रेडिकल की फॉर्मेशन करता है। जैसे मान लीजिए मीथेन पर Cl डॉट ने अटैक किया तो बन जाएगा CH3 डॉट और HCl। तो चेन प्रोपागेशन स्टेप की क्या खासियत होती है? एक रेडिकल अटैक करता है और किसी दूसरे रेडिकल में उसको कन्वर्ट कर देता है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। प्रोपागेशन के भी 2 स्टेप होते हैं। प्रोपागेशन के सेकंड स्टेप में ये CH3 डॉट अब किसी क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और बन जाएगा CH3Cl और Cl डॉट। तो जैसे कि मैंने बोला, चेन प्रोपागेशन स्टेप की खासियत क्या होती है कि इसमें एक रेडिकल नए रेडिकल को प्रोड्यूस करता है। जैसे Cl डॉट ने CH3 डॉट बनाया और अगले स्टेप में CH3 डॉट ने Cl डॉट बनाया। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ चेन प्रोपागेशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप की क्या प्रॉपर्टी होती है? इसमें मॉलिक्यूल ब्रेक होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वाइट नेचुरल है कि रेडिकल से मॉलिक्यूल से रेडिकल बनाने में हमें सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। थर्ड स्टेप कहलाता है इसका चेन टर्मिनेशन स्टेप। जब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली होती है
तो चेन टर्मिनेशन स्टेप्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है बच्चों। इनके नाम से पता लग रहा है कि ये वो स्टेप हैं जो रिएक्शन को वाइंड अप करने की तैयारी करेंगे। क्या होगा इसमें? इस स्टेप में दो रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। चाहे Cl डॉट मिलकर Cl2 बना सकते हैं, चाहे CH3 डॉट और Cl डॉट मिलके CH3Cl बना सकते हैं, और चाहे कई बार CH3 डॉट इससे कंबाइन होकर स्मॉल अमाउंट इथेन की भी बना सकते हैं। आप देख रहे हैं पॉसिबिलिटी तो है ही। तो अगर मैं इस स्टेप की आपको कैरेक्टरिस्टिक बताऊं तो क्या है? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये स्टेप चैन इनिशिएशन का जस्ट ऑपोजिट है। चैन इनिशिएशन स्टेप में मॉलिक्यूल रेडिकल में कन्वर्ट होता है और चैन टर्मिनेशन स्टेप में रेडिकल कंबाइन होकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं? मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। चैन प्रोपागेशन स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप है इसकी एक्टिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इस स्टेप को क्या बोलते हैं? इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप बोलते हैं। अगर मैं एल्केन के क्लोरीनेशन का एनर्जी प्रोफाइल स्टडी करता हूं तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में पता लगती है। आइए इस रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल की बात करते हैं। जो इसका फर्स्ट स्टेप है जिसे हम चैन इनिशिएशन कहते हैं, वो स्टेप हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी का स्टेप होता है। मैं बात कर रहा हूं इसके प्रोपागेशन स्टेप्स के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बोला कि चैन प्रोपागेशन स्टेप की फ्रीक्वेंसी तीनों स्टेप्स में सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी वाइज वही स्टेप होता है। चैन प्रोपागेशन स्टेप के मैंने दो पार्ट किए थे, चैन प्रोपागेशन स्टेप ए एंड चैन प्रोपागेशन स्टेप बी। याद करिए, फर्स्ट स्टेप में मैंने CH4 और Cl डॉट की रिएक्शन से पहले बनाया मिथाइल फ्री रेडिकल, और सेकंड स्टेप में मिथाइल फ्री रेडिकल ने वापस क्लोरीन से कंबाइन होके क्या बनाया आपका? CH3Cl और Cl डॉट। तो एनर्जी प्रोफाइल से हमें पता लगता है कि क्यों हम इसके ए स्टेप को RDS बोल रहे हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और अगर इसकी एक्टिव एनर्जी की वैल्यू आपको 16 किलो जूल के आसपास दी हुई है, तो ये इस 16 किलो जूल की एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके पहले बनाएगा इंटरमीडिएट। आप लोग सब जानते हैं जितने स्टेप्स होते हैं उतने ही ये एनर्जी हम पाते हैं, और जितने ये ग्रूव्स आते हैं, ये जो खड्डे आते हैं, ये किसके नंबर को इंडिकेट करते हैं? इंटरमीडिएट के नंबर को इंडिकेट करते हैं। तो क्योंकि इस रिएक्शन में हमारे पास मिथाइल इंटरमीडिएट है रेडिकल की फॉर्म में, तो सेकंड स्टेप में ये मिथाइल रेडिकल Cl2 से कंबाइन होकर CH3Cl और Cl डॉट बनाता है। तो इस स्टेप की एक्टिव एनर्जी ज्यादा है और इस स्टेप की एक्टिव एनर्जी कम है, इसलिए इन दोनों में ये स्टेप स्लो स्टेप है और ये कंपैरेटिवली क्या है? फास्ट स्टेप है। जहां तक ओवरऑल एनर्जी चेंज की सवाल है, आप देखेंगे, आप इसको एक बार के लिए रिएक्टेंट मान लीजिए, चैन प्रोपागेशन स्टेप की बात कर रहा हूं, और इसको प्रोडक्ट मान लीजिए। तो बताइए, रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी और प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस आता है उसे क्या बोलते हैं? उस रिएक्शन की डेल्टा H। तो ये तो एक तरह से इस स्टेप को अगर मैं एक रिएक्शन मान लूं तो ये -101 किलो जूल पर मोल, ये तो इसकी डेल्टा H है। यानी कि ओवरऑल जो स्टेप होता है वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल स्टेप्स की बात करूं तो ये जो स्टेप है पहले वाला, इसका ए स्टेप, ये एक एंडोथर्मिक स्टेप है जिसकी डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है? 8 किलो जूल पर मोल। और जो सेकंड स्टेप है वो एक्सोथर्मिक स्टेप है, उसकी कितनी है वैल्यू? अगर मैं पूरा डिफरेंस निकालता हूं, मैं यहां से लेकर इसको एक बार के लिए रिएक्टेंट मान लीजिए, इसको प्रोडक्ट मान लीजिए, तो ये जो गैप आएगा आपका किसके सम के बराबर होगा? ये जो गैप होगा ये -101 और 8 को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो डेल्टा एच पूरी रिएक्शन का -109 किलो जूल पर मोल के बराबर होगा, जिसकी एक्टिव एनर्जी कितनी है? 1 किलो जूल पर मोल है। तो जब भी हमें किसी रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल स्टडी करनी होती है, दोबारा से देखिए, पहला स्टेप है ये, दूसरा स्टेप है ये। पहला स्टेप है नेट क्या? एंडोथर्मिक। हाँ देखिए मेरा, इसको डेल्टा एच बोलते हैं फर्स्ट स्टेप की। और सेकंड स्टेप क्या है? एक्सोथर्मिक, यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस। तो फर्स्ट स्टेप कितनी एनर्जी से एंडोथर्मिक है? 8 किलो जूल पर मोल से। सेकंड स्टेप कितने से एक्सोथर्मिक है? दिस फ्रॉम दिस टू दिस, -109 किलो जूल पर मोल से।
ओवरऑल रिएक्शन कितने से एक्सोथर्मिक है, -101 किलो जूल पर मोल से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। ये जो हम्प होते हैं ऊपर वाले, ये होती है ट्रांजिशन स्टेट्स, और दो हम्प के बीच में कौन आता है, रेडिकल आता है, जिसको हम इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। तो इन दोनों स्टेप को स्टडी करके पता लगता है कि चेन प्रोपेगेशन का फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, इसलिए इसको आरडीएस बोला है, और जो सेकंड स्टेप होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, फास्टर होता है। क्लोरीनेशन के बाद अगर मैं बात करता हूँ ब्रोमिनेशन की, तो ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट एक जैसी सी रिएक्शन होती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, जो इसका आयोडोनेशन होता है वो बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। अगर मैं मीथेन की रिएक्शन आयोडीन से करवाता हूं तो ये बनेगा CH3I प्लस HI। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो HI होता है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज होकर वापस ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चल पड़ती है। यानी कि जो आयोडोनेशन है वो कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज, तो ये खुद हो जाता है ऑक्सीडाइज। आप इसकी स्टेट जानते हैं, -1 में आयोडीन है, 0 में आ रहा है, तो खुद तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, लेकिन कार्बन को क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है। कार्बन की यहाँ पर स्टेट कितनी है, -4, और यहाँ पर स्टेट कितनी है, -2। तो कार्बन को क्या कर रहा है, रिड्यूस, और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए बताइए क्या करना चाहिए। आप कहेंगे सर प्रोडक्ट को रिमूव करिए। इक्विलिब्रियम चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट को लगातार रिमूव करते जाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में। इसलिए इस रिएक्शन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में ही करवाया जाता है। इसलिए इस रिएक्शन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में करवाया जाता है, जैसे कि HiO3 की प्रेजेंस में, जैसे कि HNO3 की प्रेजेंस में, जैसे कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आयोडोनेशन रिएक्शन के अंदर हम यूज कर सकते हैं। HiO3 क्या करेगा, कि लोग एलिमेंट में हम पढ़ते ही हैं कि जब भी हम HI की रिएक्शन HiO3 से करवाएंगे, HiO3 से करवाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके सामने ही है, ये एक तरह का कौन सा एग्जाम्पल है, ये एक तरह का कॉम प्रोपोर्शन रिएक्शन एग्जाम्पल है, जिसमें -1 और +5 स्टेट की जो आयोडीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, 0 स्टेट में। तो इस आई का तो हो जाता है ऑक्सीडेशन और इस आई का क्या हो जाता है, रिडक्शन। इस तरह से इस केमिकल ने आकर HI को किस में कन्वर्ट कर दिया, वापस आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया, और आयोडीन में कन्वर्ट करने के बाद ये रिएक्शन और तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मुझे हेलोजिनेशन करना है, हम 2 ही हेलोजन को यूज करते हैं, एक क्लोरीन को और एक ब्रोमीन को। एल्केन के हेलोजिनेशन में हमें एक और चीज पढ़नी पड़ती है, रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी क्या मतलब है इस बात का, आ जाइए। वो कहते हैं कि जो हेलोजन जितनी ज्यादा रिएक्टिव होती है, मोर रिएक्टिव हेलोजन विल बी लेस सेलेक्टिव इन नेचर, विल बी लेस सेलेक्टिव इन नेचर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हेलोजिनेशन में। इसका मतलब ये है कि अगर हेलोजिनेशन में हेलोजन्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, जो कि मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, ये है, अगर इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है तो इनकी सेलेक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा, इनकी जो सेलेक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो होगा ये। आप कहेंगे सर क्या मतलब होता है सेलेक्टिविटी का, तो ये ऑर्डर आपकी रिएक्टिविटी का है, ये ऑर्डर आपकी सेलेक्टिविटी का है। यानी कि अगर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो सेलेक्टिविटी कम होगी, और रिएक्टिविटी अगर कम होगी तो सेलेक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। किसके रिस्पेक्ट में सेलेक्टिविटी है, आइए देखते हैं। अगर मैं प्रोपेन का क्लोरीनेशन करवाऊं और ब्रोमिनेशन करवाऊं
आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रूल कि जब भी हम किसी एल्केन का एलोसिनेशन करवाएंगे तो जो एल्केन स्लो स्टेप में ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनाएगी, बताइए उससे बनने वाले सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट की परसेंटेज ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। सेलेक्टिविटी को समझने के लिए एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको मैं। मान लीजिए मेरे पास प्रोपेन है एल्केन की फॉर्म में और मैं इसका करता हूं क्लोरीनेशन, तो क्वाइट नेचुरल है कि दो टाइप के एच रिमूव हो सकते हैं, कॉर्नर से भी एच जा सकता है और बीच से भी जा सकता है। तो दोनों प्रोडक्ट में बना के दे रहा हूं आपको, CH3 CH2 CH2Cl 1 क्लोरोप्रोपेन प्लस CH3 CHCl CH3, इसको बोला जाता है 1 क्लोरोप्रोपेन, इसे बोला जाता है 1 क्लोरोप्रोपेन और इसे बोला जाता है 2 क्लोरोप्रोपेन, इसे बोला जाता है 2 क्लोरोप्रोपेन। हम जानते हैं कि जब भी रिएक्शन का इंटरमीडिएट रेडिकल होता है तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन से रेडिकल से बनेगा? मोर स्टेबल रेडिकल से बनेगा। इसलिए इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो होता है 2 क्लोरोप्रोपेन, ये तो होता है मेजर, और ये जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? माइनर प्रोडक्ट होता है। एक प्रोडक्ट होता है मेजर, एक प्रोडक्ट होता है माइनर। नो डाउट अगर मैं ब्रोमिनेशन करूंगा वहां पर भी यही होगा, नो डाउट अगर मैं ब्रोमिनेशन करूंगा यहां पर भी 1 ब्रोमोप्रोपेन माइनर होगा और 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या होगा? मेजर होगा। लेकिन अगर मैं इन प्रोडक्ट्स की रिलेटिव परसेंटेज की बात करता हूं, अगर मैं इन प्रोडक्ट्स की रिलेटिव परसेंटेज की बात करता हूं तो क्लोरीनेशन में ये प्रोडक्ट बनते हैं, ये बनता है बच्चों 55% और ये बनता है 45%। ठीक है, ये ज्यादा है कम है, लेकिन आप देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच की जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। और सेम प्रोडक्ट अगर मैं ब्रोमिनेशन के लिए लिखता हूं, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं 1 ब्रोमोप्रोपेन, रिएक्शन नहीं लिख रहा, रिएक्शन तो बिल्कुल ऐसे ही होगी आप जानते हैं, और अगर प्रोडक्ट बनेगा उससे 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो उनकी जो म्यूचुअल परसेंटेज है उनको देख के आप चौंक जाएंगे। वो परसेंटेज है 96.5% एंड 3.5%। बताइए क्लोरीनेशन में जो मेजर प्रोडक्ट है वो 55% है और जो माइनर प्रोडक्ट है वो 45% है, यानी कि डिफरेंस कम है। लेकिन ब्रोमिनेशन में ये प्रोडक्ट 96.5% है और 3.5 माइनर है। अगर मैं आयोडोनेशन करता आप समझ सकते हैं ये प्रोडक्ट और भी ज़्यादा हो जाता है और ये प्रोडक्ट क्या हो जाता है? और भी कम। अब आप मुझे बताइए क्या क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है क्या? हाँ, जो ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन होती है वो सेलेक्ट कम कर पा रही है कि यहां जुड़ने से फायदा ज्यादा है क्योंकि स्टेबल रेडिकल बनेगा और यहां जुड़ने से फायदा क्या है? कम है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होती है वो सेलेक्ट नहीं कर पाती कि कहां फायदा है कहां नुकसान है ज्यादा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पीड से आती है और कहीं भी जुड़ जाती है। लेकिन जो लेस रिएक्टिव हैलोजन होती है वो दिमाग से चलती है, उसको पता है कि इधर जुड़ने से स्टेबिलिटी ज्यादा आती है उसकी तुलना में। तो आप देख लीजिए मोर स्टेबल जो रेडिकल से बनने वाला प्रोडक्ट है वो ब्रोमो वाले ने ज्यादा दिया है, किसके कंपैरेटिवली? क्लोरो वाले कंपैरेटिवली। इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन की रिएक्टिविटी से ज्यादा है इस रिएक्शन के लिए, लेकिन ब्रोमीन की सेलेक्टिविटी क्लोरीन की सेलेक्टिविटी से ज्यादा है। ब्रोमीन ये तय कर पा रहा है कि क्योंकि ज्यादा स्टेबल रेडिकल इस प्रोडक्ट के केस में बनेगा तो यहाँ ज्यादा स्टेबल की परसेंटेज भी ज्यादा है और कम स्टेबल रेडिकल की परसेंटेज भी क्या मिलती है? कम मिलती है। इनको हम प्रैक्टिकली भी निकाल सकते हैं, ये जो परसेंटेज हम कर रहे हैं उसके लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ती है। अगर मैं, आप जानते हो जनरली हम फ्लोरीनेशन की तो बात करते ही नहीं है, हम तो बात करते हैं या तो क्लोरीनेशन की या ब्रोमिनेशन की या थोड़ी बहुत आयोडोनेशन की। तो अगर मैं 1 डिग्री आयोडीन को रिप्लेस करने की रिलेटिव टेंडेंसी देखूं या 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की रिलेटिव टेंडेंसी देखूं,
या 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की रिलेटिव टेंडेंसी देखूं तो क्लोरीनेशन के केस में अगर क्लोरीन आती है, ब्रोमीन आती है और आयोडीन आती है तो बड़ा सरप्राइजिंगली क्लोरीन की ये टेंडेंसी होती है 1:3.8:5। ब्रोमीनेशन की टेंडेंसी होती है 1:82:1600 और आयोडोनेशन की टेंडेंसी होती है 1:100:10⁴। यानी कि 1 डिग्री H को रिप्लेस करना है या 2 डिग्री को रिप्लेस करना है तो यहाँ तो जो रिलेटिव टेंडेंसी 1:3.8 है, लेकिन ब्रोमिनेशन में यही जो रिलेटिव स्पीड है इनकी वो कितनी है 1:82। इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। अगर मुझे क्लोरीनेशन के प्रोडक्ट्स की परसेंटेज निकालनी है तो मैं किस बेस पे करूंगा? अगर मुझे निकालना है कि 1 क्लोरोप्रोपेन कितना परसेंट बनेगा और 2 क्लोरोप्रोपेन कितना परसेंट बनेगा, अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे निकालता हूं, आ जाइए। तो उसका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो भी हाइड्रोजन आपको रिप्लेस करना है, मल्टीप्लाई विद देयर रिलेटिव टेंडेंसी, जो रेशियोज मैंने लिखे हैं। इससे मेरे पास में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने की अमाउंट आ जाएगी। आइए वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास प्रोपेन था और प्रोपेन का अगर मैं क्लोरीनेशन करवा रहा हूं सनलाइट की प्रेजेंस में तो CH3 CH2 CH2Cl और CH3 CHCl और CH3। पहले इसकी परसेंटेज निकालते हैं, फिर इसकी परसेंटेज निकालेंगे। इसकी बात करता हूं, बताइए 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर, 3 और 3 6, और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर, ओनली 2। तो अगर मैं 1 डिग्री वाले प्रोडक्ट की अमाउंट निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, 6 1 डिग्री का नंबर और उसकी रिलेटिव टेंडेंसी कितनी है 1, तो ये तो आ गई 6। अगर मैं ये 1 डिग्री H को रिप्लेस करने की टेंडेंसी है, अगर मैं 2 डिग्री को रिप्लेस करने की टेंडेंसी निकालता हूं तो 2 डिग्री H का नंबर कितना है 2 और इसकी टेंडेंसी कितनी है 3.8, तो क्या ये 7.6 हुई। तो अगर मुझे परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट निकालनी है तो क्या करूंगा बेटे, 6 अपॉन टोटल करूंगा इनटू 100, तो ये आ जाएगी। इसको जब सोल्व करते तो 1 क्लोरोप्रोपेन की पॉसिबिलिटी तो आती है 45%। अब दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, 2 डिग्री की जो परसेंटेज आएगी वो कितनी आएगी 55%। और यही अगर मैं म्यूचुअल टेंडेंसी ब्रोमिनेशन के लिए करता हूं तो यहां लिखते हैं इसी सबस्टेट के लिए अगर मैं इसका ब्रोमिनेशन करता हूं यूवी लाइट की प्रेजेंस में तो भी मेरे पास में CH3 CH2 CH2Br 1 ब्रोमोप्रोपेन प्लस CH3 CHBr CH3 2 ब्रोमोप्रोपेन। नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन तो उतना ही 6 और 2, मतलब प्राइमरी 6 और सेकेंडरी कितने 2 हैं। तो अगर मैं 1 डिग्री की अमाउंट निकालता हूं तो 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, ये तो 6 ही आएगी। लेकिन अगर मैं 2 डिग्री की अमाउंट निकालता हूं जिसकी संख्या 2 है लेकिन रिलेटिव टेंडेंसी कितनी है 82। पिछली बार 2 डिग्री की रिलेटिव रिप्लेस और टेंडेंसी कितनी थी 3.8। ब्रोमिनेशन में अभी टेबल बनाई थी कितनी टेंडेंसी 82। तो बेटे जब 82 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आएगा 164। तो आ जाइए परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट कैसे आएगी, ये है 6 और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 6 + 164 और इसको हम सोल्व करते हैं तो इनटू 100 और जब ये सोल्व किया जाता है तो ये परसेंटेज कितनी आती है 3.5%। तो अगर प्राइमरी की बनने की चांसेस 3.5% है,
अगर ये बनने के चांस 3.5% है तो बोलिए सेकेंडरी के बनने के चांस कितने होंगे? 100 माइनस 3.5 दैट इज 96.5%। अब हम बात करते हैं इसकी बाकी रिएक्शन के बारे में। अब हम फटाफट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं क्योंकि मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड रिएक्शन पढ़ते हैं हम इसका नाइट्रेशन। सेकेंड रिएक्शन पढ़ते हैं हम इसका नाइट्रेशन। वैसे तो एल्केन्स कंसंट्रेटेड HNO3 से भी नाइट्रेट नहीं होते बच्चों, प्लीज ध्यान देना, क्योंकि बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते, ना ही नाइट्रेशन करते हैं ना ही सल्फोनेशन करते हैं। लेकिन अगर मैं नाइट्रेशन करता हूं HNO3 की वेपर्स के साथ में और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा लेता हूं 450 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दैट केस इनका H नाइट्रो ग्रुप से क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है। उसमें भी आप जो एल्केन लेते हैं वो बड़े साइज के एल्केन लेने जरूरी है। सल्फोनेशन में भी बड़ी एल्केन काम करती है और नाइट्रेशन में भी बड़ी एल्केन काम करती है। मान लो मैंने प्रोपेन का नाइट्रेशन करवाया तो इसके रिजल्ट बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं मुझे। अगर मैं प्रोपेन का नाइट्रेशन करवाता हूं इसकी वेपर्स के साथ में और टेम्परेचर ले रहा हूं 450 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बड़े इंटरेस्टिंग से प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, टुकड़ों में रिएक्शन मिलती है एक तरह से। तो सबसे ज्यादा मिलता है 2 नाइट्रोप्रोपेन लगभग 40%, 1 नाइट्रोप्रोपेन लगभग 25%। अब आप कहेंगे सर ये तो 65 हुए हैं, और भी फ्रेगमेंट्स मिलते हैं इसमें। जैसे मिलता है एक नाइट्रो इथेन, ये मिलता है 10%, और नाइट्रोमीथेन ये मिलता है हमारे को 25%। तो इस रिएक्शन में हालांकि मेजर प्रोडक्ट तो ठीक है 2 नाइट्रोप्रोपेन है, लेकिन सारे पॉसिबल प्रोडक्ट और मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब रेडिकल बनने शुरू होते हैं, रेडिकल प्रोपाइल रेडिकल, एथाइल रेडिकल और मिथाइल रेडिकल, तीनों के बनने की पॉसिबिलिटी आ जाती है। और जब तीनों के बनने की पॉसिबिलिटी आ जाती है हाई टेम्परेचर के कारण टूट जाते हैं रेडिकल्स, इसलिए सब टाइप के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इस रिएक्शन में हमें याद रखना है एल्केन जनरली नाइट्रेशन शो नहीं करती, लेकिन अगर आप नाइट्रिक एसिड की वेपर्स के साथ में 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस रिएक्शन को करते हैं तो ये नाइट्रेशन प्रोसीड करती है। सेकेंड रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन। थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन। तो जैसे कि मैंने बोला हाईली ब्रांच एल्केन ही सल्फोनेशन शो करती है। अगर मैं इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड वेपर्स के साथ में या ओलियम भी ले सकता हूं मैं इसमें। ओलियम क्या है? ओलियम इज ए मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3 गैस। तो नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होता सल्फोनेशन, लेकिन अगर आप ओलियम के थ्रू करते हो तो इसके H की जगह पर सल्फोनिक ग्रुप आ जाता है और प्रोडक्ट बनता है CH3C CH3CH3 SO3H और वाटर। यहाँ भी वाटर रिलीज होता है और यहाँ पर भी एक तरह से माइनस वाटर लिख देता हूँ। वाटर क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। इसको बोलते हैं नाइट्रेशन, इसको बोलते हैं सल्फोनेशन। एक और रिएक्शन है फोर्थ, ये कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है क्लोरो सल्फोनेशन। इसको बोला जाता है क्लोरो सल्फोनेशन, और साइंटिस्ट के नेम पर इसका एक और नाम है रीड रिएक्शन। इस रिएक्शन का एक और नाम है रीड रिएक्शन। तो ये भी आप देख लीजिए, अगर मैं इथेन की रिएक्शन SO2 और क्लोरीन से करवाता हूं यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो बिल्कुल वैसे ही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है और कंपाउंड बन जाता है CH3CH2 SO2Cl और HCl आपका रिमूव हो जाता है। इस रिएक्शन को बोला जाता है क्लोरोसल्फोनेशन या रीड रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में एल्केन ने कितनी रिएक्शन शो की है? 4, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड क्लोरोसल्फोनेशन। आइए बात करते हैं इसकी बाकी रिएक्शंस के बारे में। अगर मैं
एन हेक्सेन को Al2O3, Cr2O3 या FOO2O3 की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रखता हूं तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, इन्हें एरोमेटाइजेशन कहते हैं। जैसे एन हेक्सेन से अगर बनेगा बेंजीन तो एन हेप्टेन से क्या बन जाएगा, टोलुइन। 6th रिएक्शन की बात करते हैं, आइसोमराइजेशन। जब किसी लेस ब्रांच हाइड्रोकार्बन को ट्रीट किया जाता है, कैटलिस्ट याद रखिएगा AlCl3 एंड HCl कॉम्बिनेशन से लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसका आइसोमर जो कि एन ब्यूटेन का आइसोमर क्या है, आइसोब्यूटेन, ये फॉर्म हो जाता है। यानी कि लेस ब्रांच एल्केन से मोर ब्रांच एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इंसर्शन रिएक्शन। आपको पता है कि CH2N2 डाइएजोमेथेन एक बहुत अच्छा इंसर्शन एजेंट होता है। ये किसी भी कंपाउंड में CH2 ग्रुप को इंसर्ट करवा देता है। तो अगर मैं प्रोपेन की रिएक्शन करवाता हूं डाइएजोमेथेन के साथ में, तो एक कार्बन बीच में इंसर्ट हो जाएगा। तो दो टाइप की पॉसिबिलिटी है, या तो बनेगा एन ब्यूटेन और या बन सकता है आइसोब्यूटेन। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्केन की, जिसको बोलते हैं हम क्रैकिंग या पायरोलाइसिस। जब एल्केन्स को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में टूट जाता है। इस रिएक्शन को क्रैकिंग कहा जाता है। मीथेन को अगर मैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करता हूं तो कार्बन ब्लैक बनता है। इथेन को अगर मैं हीट करता हूं इथीन और H2 बनते हैं। प्रोपेन को अगर मैं हीट करता हूं तो दो तरह से प्रोडक्ट बनते हैं, या तो प्रोपीन के साथ H2 बन जाती है या इथीन और मीथेन की फॉर्मेशन हो जाती है। इवन देन अगर मैं ब्यूटेन को पायरोलाइसिस करता हूं तो उससे बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है कंपाउंड्स की, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, प्रोपीन, इथीन, मीथेन, हाइड्रोजन, इतने सेगमेंट्स हो जाते हैं उसके। और अगर एज पर एनसीईआरटी अगर हम डोडेकेन को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय टेकिंग सर्टेन कैटलिस्ट निकल PTPD एट पर्टिकुलर 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये दो हाइड्रोकार्बन टूट जाती है, एक बन जाती है एन-हेप्टेन और एक बन जाती है पेंटीन। तो इस तरह से हम हाइड्रोकार्बन्स को विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो ये छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में टूट जाती है। इस रिएक्शन को पायरोलाइसिस कहा जाता है। आइए बात करते हैं इसकी 9th रिएक्शन के बारे में। जब मीथेन को स्टीम के साथ निकल की प्रेजेंस में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है, तो फिर उस केस में आपका बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो जाती है। लास्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं इसकी ऑक्सीडेशन की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 3 कैटेगरी में पढ़नी है। एक को बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जिसको कंबशन भी कहते हैं, एक को बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, और थर्ड को बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। हम जानते हैं बच्चों की एल्केन बहुत अच्छे फ्यूल का काम करते हैं। तो जब भी ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं और CO2 और वाटर की फॉर्मेशन होती है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए एल्केन्स को हम अच्छे फ्यूल्स मानते हैं। इन रिएक्शंस की बैलेंसिंग से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन हमारे यूडियोमेट्री के अंदर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते भी हैं कि ये एल्केन का जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है वो किस तरह से बैलेंस की जाती है रिएक्शन। तो मैंने एक अननोन हाइड्रोकार्बन लिया CXHY, अगर मैं इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तो फाइनली क्या बनेंगे, CO2 एंड वाटर। तो किस तरह से इसको बैलेंस करते हैं आइए सीखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कार्बन की बैलेंसिंग की, या X कार्बन एटम है तो बताइए CO2 के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, X। अगर यहाँ YH एटम है, एक वाटर में कितने H एटम होते हैं, 2। तो Y एटम को कंप्लीट करने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, Y/2। तो यहाँ जो वाटर की स्टोइकियोमेट्री आती है वो आती है Y/2। अगर मैं ऑक्सीजन एटम की बात करूं उसको हम लेफ्ट में बैलेंस करते हैं। पहले बैलेंस करते हैं कार्बन को, फिर बैलेंस करते हैं H को, फिर करते हैं O को। इसमें इन दोनों को तो करते हैं राइट साइड में बैलेंस, और O को कहाँ करते हैं, लेफ्ट साइड में बैलेंस। इन दोनों को राइट साइड में किया, O को लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड की अगर बैलेंस है पार्ट, तो मुझे पता है कि इस पूरी रिएक्शन में टोटल ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, एटम की बात कर रहा हूं। तो आप देखेंगे एक CO2 में 2 एटम होते हैं, तो X CO2 में कितने एटम्स होंगे, 2X एटम होंगे। तो इधर कितने एटम है ऑक्सीजन के, 2X। एक वाटर में कितने एटम होते हैं ऑक्सीजन के, 1। तो Y/2 में कितने एटम्स होंगे, Y/2। तो आप मुझे बताइए राइट साइड में ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर कितना है टोटल,
आप कहेंगे 2x प्लस y/2, लेकिन यहां पर मुझे O2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखना है, तो क्या मैं पहले ही इन नंबर्स को 2 से डिवाइड कर दूं ताकि मेरे पास किसका नंबर आ जाए, O2 मॉलिक्यूल्स का नंबर आ जाए। यार सीधी सी बात है, अगर इधर 6 एटम ऑक्सीजन के हैं और इधर O2 लिखा हुआ है तो O2 6 लिखूंगा कि 3 लिखूंगा? 3 लिखूंगा, क्योंकि 3 O2 मिलके कितने एटम बन जाएंगे, 6 एटम बन जाएंगे। तो जो भी आपके एटम्स का नंबर आया है 2x एंड y/2, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2x का हाफ कितना होता है x, और y/2 का हाफ कितना होता है y/4। तो इस तरह से हम हाइड्रोकार्बन की कंप्लीट ऑक्सीडेशन की इक्वेशन को बड़े आराम से लिख सकते हैं। ये बन गई CHHY x plus y/4 O2 gives x CO2 and y/2 वाटर। आइए मीथेन में इसको अप्लाई करके देखते हैं। मीथेन को अगर मैं ऑक्सीडाइज करता हूं तो बिल्कुल इसी टेक्निक से मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूंगा। कार्बन कितने हैं 1, तो यहां लगा दिया एक बार 1। H कितने हैं 4, इधर कितने हैं H 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 हो जाए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इधर कार्बन 1, इधर भी 1, इधर H 4 एटम्स हैं, और एटम काउंट करूंगा तो इधर भी कितने हो गए 4। अब बताइए राइट साइड में ओके एटम्स कितने हैं, एटम्स 2 + 2 कितने एटम्स हैं 4, तो O2 मॉलिक्यूल का नंबर कितना लिखूंगा, उसका हाफ, और 4 का हाफ कितना होता है बेटे 2। तो ये मीथेन के कंबशन की कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन है। और मीथेन क्योंकि बहुत अच्छे फ्यूल होते हैं तो हमें पता होना चाहिए इनकी पर मोल की जो कंबशन एंथैल्पी होती है वो 890 किलो जूल पर मोल होती है बच्चों। यानी कि अगर आप 1 मोल मीथेन को बर्न करेंगे तो आपको कितनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलेगी, -890 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको मिल जाएगी। अगर मैं यही ब्यूटेन के लिए करता हूं C4H10 करके दिखाएंगे ब्यूटेन को बैलेंस, चलिए दिखाइए। एटम कितने कार्बन के 4, H10 है, 10 का हाफ कर देते हैं हम, कितना हो गया 5। अब राइट साइड में वो एटम्स कितने काउंट करिए, 4 × 2 8, 8 + 5 13, तो यहां पर O2 से मैं क्या लिखूंगा 13 लिखूंगा कि 13/2 लिखूंगा, 13/2 लिखूंगा। और इसकी जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन होती है वो होती है -2876 किलो जूल पर मोल। तो आप समझ सकते हैं कि मीथेन के 1 मोल को बर्न करने से कितनी एनर्जी रिलीज होगी 890 किलो जूल, और ब्यूटेन के 1 मोल को बर्न करने से कितनी एनर्जी रिलीज होगी 2876 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपकी रिलीज होती है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन को तो बोलते हैं हम कंबशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो नोन एज कंबशन। और हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छे फ्यूल्स होते हैं, इसलिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हैं। जहां तक पार्शियल या इनकम्प्लीट ऑक्सीजन का सवाल है तो मीथेन अगर 1:1 रेशो में ऑक्सीडाइज होता है तो बनता है कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक वही केमिकल है जो आपके जीरोक्स मशीन में टोनर की फॉर्म में आप भरते हैं। या अगर आप 2 मोल मीथेन की रिएक्शन 3 मोल ऑक्सीजन से करते हैं तो फिर कार्बन से थोड़ा सा और अच्छा ऑक्सीडेशन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हो जाती है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन से CO2 वाटर ही बनाने, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से अगर आपने 1:1 में लिया तो कार्बन ब्लैक, और 2:3 में लिया तो क्या बनती है CO। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये मीथेन के कंट्रोल ऑक्सीजन के प्रोडक्ट्स हैं। बच्चों इनमें आपको क्या याद रखना है, इनके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखना है। अगर मीथेन को मैं ऑक्सीडाइज करूं कंट्रोल वे में कॉपर और आयरन की ट्यूब, रेड और ट्यूब के अंदर हाई प्रेशर पर, तो हमारे पास बन जाती है मीथेनॉल। अगर मैं मीथेन को ऑक्सीडाइज करूं बाय टेकिंग ऑक्सीडाइजिंग मोलिब्डेनम ऑक्साइड एट 230 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 110 atm प्रेशर, तो मीथेन कन्वर्ट हो जाती है फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर। अगर मैं प्रोपेन को या हायर एल्केन को किसी को भी मैंगनीज डाइएसिटेट से रिएक्शन करता हूं तो उस केस में हमारा जो लास्ट कार्बन होता है वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली बड़ी एल्केन्स के लिए इसको यूज करते हैं और बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड लास्ट मीथेन का KMnO4 से जनरली कोई ऑक्सीजन नहीं होता बच्चों एल्केन का, लेकिन हायर एल्केन्स जो होती है, ब्रांच एल्केन्स होती हैं, वो KMnO4 से ऑक्सीडाइज होकर कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल बना लेती है। तो ये रिएक्शन भी NCERT में गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब हम आइसोब्यूटेन को
KMnO4 से ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। अगर मैं इसको सम अप करूं लास्ट में, तो मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज में कितनी रिएक्शन डिस्कस की है? 10। फर्स्ट रिएक्शन थी, बोलिए, हेलोजिनेशन। सेकंड थी नाइट्रेशन, थर्ड सल्फोनेशन, फोर्थ क्लोरोसल्फोनेशन। ये चारों किस कैटेगरी में आ रही थी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में आ रही थी। फिर मैंने पांचवी रिएक्शन स्टडी की एरोमेटाइजेशन, जिसमें एल्केन कन्वर्ट होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में। फिर हमने बात की आइसोमराइजेशन में, जिसमें ब्यूटेन आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो गया था। फिर हमने बात की इंसर्शन की, जब किसी एल्केन को CH2N2 से रिएक्शन करते हैं तो CH2 ग्रुप इंसर्ट हो जाता है और बड़े एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है, इंसर्शन रिएक्शन। फिर हमने बात की रिएक्शन विद स्टीम की, या पहले पायरोलाइसिस की बात की। पायरोलाइसिस में मैंने क्या बोला? एल्केन को जब भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो उससे छोटे साइज के हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं, इसको क्रैकिंग या पायरोलाइसिस कहते हैं। फिर मैंने एक रिएक्शन की स्टीम के साथ में, मीथेन की रिएक्शन जब स्टीम के साथ की जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और लास्ट में मैंने इसके 3 टाइप के ऑक्सीडेशन डिस्कस किए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इससे आपको इस वीडियो से और इससे पहले वाले वीडियो को अगर आप एक साथ पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो आपके एल्केन पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो वापस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी इससे मोटिवेशन मिलती है। लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में क्या कीजिए? शेयर कीजिए।